गुड गुड मॉर्निंग यार। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार, चलो शुरू करें आज का। जी सर। सो आज अपन फंक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं ना। देखो, है ना, फंक्शन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट आते हैं, और कैसे अपन उन कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं आंसर्स निकालने के लिए। फंक्शन एक वैसा टॉपिक हो जाएगा जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। चाहे वो जाए मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। फंक्शन तो वैसे भी अब तो हमें पता है, राइट। 11th वाले बच्चों को तो फिर भी आइडिया नहीं होता है, राइट। हम लोगों को तो मालूम है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उसी के ऊपर, उसी के बेस के ऊपर सारा का सारा अपना कैलकुलस का दामोदार भी रहता है। इवन कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं उसमें फंक्शन का कंसेप्ट तो आ ही जाता है। सो आज अपन फोकस करेंगे वो वाले टाइप के क्वेश्चंस पे जहां पे सिर्फ फंक्शन का रोल है ना। जब कैलकुलस का रोल वाला अपन कैलकुलस वाले टॉपिक में देख रहे होंगे, फंक्शंस एक रिलेशन का टाइप ही हो जाता है। लेकिन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अपना फंडा क्या रहता है कि किसी भी एक्स के लिए मेरे पास एक ही आउटपुट होना चाहिए। रिलेशंस में कैसा था, कैसी भी आप मैपिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे आप कोई भी इनपुट अगर डालोगे तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। विच मीन्स फॉर एवरी एक्स देयर हैज टू बी यूनिक वाई। और सारे के सारे एक्स के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा कोई एक्स नहीं होना चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ना हो। सो इन शॉर्ट अगर मैं ग्राफिकली देखता हूँ तो फंक्शन के ग्राफ्स कैसे होंगे। फंक्शन के ग्राफ्स होंगे जहां पे मैं अगर एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो वर्टिकल लाइन मेरे ग्राफ को कहीं पे भी 2 पॉइंट पे या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। जैसे इन शॉर्ट समझते हैं, मान लो मैंने कोई फंक्शन बना रहे थे बहुत सारे, ठीक है। मैंने मान लो ग्राफ बनाना है एक, मुझे ग्राफ दिया हुआ ये वाला, जैसे सम वाई इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी। मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इफ आई मूव दिस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया, इस एक्स के लिए मुझे ये वाई मिल रहा होगा, है ना। अब देखो मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा वाई भी चेंज होता जा रहा है। बट किसी भी एक्स के लिए मुझे एक ही वाई मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक्स के लिए मेरे को एक से ज्यादा वाई मिल रहा है। इसका मतलब ये जो आपने ग्राफ बनाया ये पूरा का पूरा ग्राफ तुम्हारा फंक्शन है, बिकॉज फॉर एवरी एक्स आई कैन सी देर इज ओनली वन वाई, ठीक है। अगर मान लो मैंने ग्राफ बनाया कोई दूसरा, जैसे अपन पैराबोला बना लेते हैं, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला ग्राफ, ऐसा कुछ होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ, यहाँ तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ तो ग्राफ ही नहीं है, मतलब डोमेन ही नहीं, फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे किसी भी एक्स के लिए मैं अगर चेक करता हूँ, फॉर एनी एक्स मेरे पास क्या हो रहा होगा, दो वाई आ रहे होंगे, मतलब एक इनपुट दो आउटपुट, है ना। अगर ऐसा एक भी तुम्हें इनपुट मिल गया जिसके लिए दो या दो से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये ग्राफ तो है, राइट, ये एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है मेरे पास, बट मैं इसको फंक्शन नहीं बोल पाऊँ। ये फंक्शन है अगर मैं इस पैराबोला का सिर्फ एक पोर्शन बना दूं, है ना। मैं बोलूँ कि नहीं, मेरा ग्राफ जो है वो सिर्फ इतना सा है, सॉरी, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये मेरा ग्राफ, सिर्फ ये वाला ग्राफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x। ये ऊपर वाला y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x होगा। ऊपर वाले का अगर इक्वेशन निकालोगे, आप कैसे निकालते हो, आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो, प्लस माइनस रूट 4x आएगा। ऊपर वाले की इक्वेशन प्लस रूट 4x होती है, नीचे वाले की इक्वेशन माइनस रूट 4x होती है। तो ये फंक्शन नहीं है पैराबोला। लेकिन अगर मैं उसका एक पोर्शन ले लूँ, मान लो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लेता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये मेरा एक फंक्शन बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, फॉर एनी एक्स इफ आई सी, राइट, देयर इज ओनली वन वाई, यू डोंट हैव इवन अ सिंगल एक्स फॉर विच यू आर गेटिंग मोर देन वन वाई, हेंस दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि भैया जो भी तुम इनपुट डालोगे उसके तुम्हारे पास एक ही आउटपुट आना चाहिए। अगर एक ही आउटपुट आ रहा है तो वो फंक्शन है, एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा है तो फिर वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। So all functions are relation. There is no doubt about it. But all relations may or may not be functions. फंक्शंस के अंदर देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अपन पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं हर टाइप के एग्जांपल्स को कवर करने की कोशिश करूंगा आज वाले क्लास में, और उन एग्जांपल्स के थ्रू ही अपन कुछ कुछ कंसेप्ट डेफिनेशन जो भी होगा मिसिंग होगा, है ना, जो हमें दिक्कत करता होगा वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा।
इनकेस कोई अगर ऐसा फंक्शन आता है, कोई ऐसी डेफिनेशन आती है वेर यू थिंक कि नहीं सर मेरे को ये वाली कहानी थोड़ी कम समझ में आती है, सो जस्ट लेट मी नो, वो अपन डिटेल में कर लेंगे। अब देखो, मॉड एक्स, बॉक्स एक्स, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये चार फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ये चार फंक्शन जिस भी इक्वेशन में आ जाएंगे, हमेशा ध्यान रखो मुझे इनको हटाना पड़ेगा, बिकॉज जब तक ये नहीं हटेंगे मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मॉड एक्स आता है, अपन मॉड एक्स को हटाने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा भी था, मॉड एक्स इक्वल टू ए, मॉड एक्स लार्जर देन ए, मॉड एक्स लेस देन ए, एंड सो ऑन। बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इनकी कहानियां मुझे पता है इंटीजर वैल्यू पे चेंज हो रही होती है। तो मैं हमेशा ढूंढ रहा होता हूँ कि बॉक्स एक्स या बॉक्स के अंदर जो भी वो फंक्शन है वो कब कब इंटीजर बन रहा होगा। दोज थिंग्स हेल्प्स मी इन इन ब्रेकिंग डाउन दी बॉक्स का फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा होता है? जीरो पर, है ना। जीरो से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो से छोटे के लिए हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब -1 आएगा। सो सिग्नम फंक्शन की कहानी चेंज होती है जीरो पे। तो जब भी सिग्नम फंक्शन मुझे किसी एक्सप्रेशन में दिखता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जिसका सिग्नम निकाला है वो पॉजिटिव कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है, ये मिल जाए, ताकि मैं सिग्नम वहां से हटा पाऊँ और मेरे पास एक पॉलिनोमियल बन जाए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बॉक्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स बॉक्स एक्स। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है बॉक्स एक्स अगर नहीं होता तो प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी जो मैं सॉल्व कर पाता। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन टारगेट क्या बनाते हैं? बॉक्स एक्स के ऊपर अपना फोकस रहता है। देखो हमेशा समझो, तुम जब जेई मेंस में क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें कभी नहीं बोलेगा कि भैया मैं ऐसे सॉल्व हो जाऊंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज गिवन टू यू, क्या अजीब है, क्या दिक्कत कर रहा है, क्या चीज वहां पे है, मैं किसको हटाऊं तो सॉल्व हो जाए, क्या पंगा कर रहा है। इन दीज लाइंस और ऑन दीज लाइंस यू हैव टू थिंक। तो समझ में आता है। जैसे यहाँ पे देखो बॉक्स एक्स में क्वेश्चन देखते पता कि भैया बॉक्स एक्स को गायब कराना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा होगा, राइट। तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बॉक्स एक्स प्लस 3। दो अलग अलग बॉक्स एक्स है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो एक काम करता हूँ, पहले सारे बॉक्स एक्स को एक तरफ लेके जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 राइट हैंड साइड पे बन जाएगा, देखो x-1 इंटू बॉक्स एक्स। ये बॉक्स एक्स इधर गया, मैंने कॉमन निकाल लिया x-1। x-1 इधर आ रहा है, और अगर तुम देखोगे तो इसके फैक्टर में भी x-1 आएगा। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, x-1 इंटू x-3। जेई में आई थिंक 11th और 12th में अब तक तो हम इतना समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, है ना, कोई रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, एक्स के एक्सप्रेशन को कैंसिल आउट मत करो। बिकॉज अगर आप एक्स के एक्सप्रेशन को कैंसिल आउट करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने रूट को निकाल दोगे, राइट। रूट भूल जाएगा तुम्हारा, या रूट तुम्हारा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वो भी एक रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे x-1 में कैंसिल नहीं करूंगा, बिकॉज अगर तुम x-1 कैंसिल कर दोगे तो x=1 अपना रूट गायब हो जाएगा सॉल्यूशन से। आप हमेशा क्या करते हो, दोनों चीजों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हो और सिंप्लीफाई करते हो, कॉमन निकालते हो। और या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया या तो x-1 जीरो होगा, या फिर x-3 बॉक्स एक्स होगा। इन शॉर्ट कभी ऐसा मत करो कि x-1 कैंसिल हो गया, x-3 इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, मेरा आंसर आ गया। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन आ गया x=1, दूसरा x-3 इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब ध्यान से देखो, x-3 इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स कैसा होता है, इंटीजर आएगा। आप चाहे कोई भी एक्स डाल दो, बॉक्स एक्स तो हमेशा इंटीजर आ रहा होगा, मतलब मेरा राइट हैंड साइड पे जो है वो इंटीजर आ रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x-3। अगर इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है तो x-3 को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा। और अगर x-3 को इंटीजर होना है तो x को भी इंटीजर होना पड़ेगा, वरना x-3 इंटीजर कैसे बनेगा? मान लो x हो गया 2.7, सो 2.7 -3 इंटीजर नहीं बन सकता। लेकिन अगर x हो गया 2, तो 2 - 3 तो इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब मुझे ये मालूम चला कि इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो x मेरा इंटीजर होगा। और अगर x इंटीजर ही होगा तो फिर बॉक्स एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं? बॉक्स एक्स का तो मैं x ही लिख सकता हूँ ना, तभी सॉल्यूशन आ सकता है। कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये तो कभी ट्रू होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो विच इज x-3 इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। तो मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया। आप सोच के देखो, अगर तुमने सॉल्विंग में x-1 कैंसिल कर दिया होता, तुम्हारे पास ये आता, मान लो दिमाग आगे तुमने ये भी निकाल लिया, तुम बोलते आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। जबकि मुझे क्या मिल रहा है, एक मुझे सॉल्यूशन मिल पा रहा है यहाँ पे विच इज x=1। x=1 मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन -∞ से 1,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, घुमा के दिया देखो उसने। क्योंकि अगर डायरेक्टली यहाँ पे वो लिखता है एक्स इज इक्वल टू वन, तो बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से वन उठा के ऑप्शन में डाल के क्वेश्चन में डाल के चेक कर लेते भैया वन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, वन देने की जगह इनडायरेक्टली दे दिया, अब चेक करो। तो तुम्हें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगा सकते। देखो आया समझ में, जो जो कंसेप्ट में सिखाते थे उन्होंने एक कंसेप्ट समझते जाओ, बिकॉज एक कंसेप्ट तुम्हें काम में बहुत आएंगे, है ना। बिकॉज फंक्शन इज मोर अबाउट कंसेप्ट, आप क्वेश्चन को कैसे देखते हो, किस तरह से आप सॉल्व करते हो, क्या क्या टेक्निक्स लगाते हो। और फंक्शन में लिमिटेड टेक्निक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेक्निक्स है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें आउट ऑफ द ब्लू लगानी पड़ती है, कभी ये कभी वो। सिंपल सा है, कुछ ही टेक्निक, बस उन्हीं टेक्निक्स पे अपन को काम करना। सर बोल। सर अगर हमने बॉक्स ऑफ एक्स को एक्स माइनस ये लिख दिया, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हाँ। यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल भी लेता हूँ ना, इस टाइप का ही, है ना। कई बार जैसे ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं, 5 टाइम्स बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3x-2, ठीक है। अब उस वाले केस में तो क्या था ना, एक्स का कोफिशिएंट वन था, तो मैं साफ साफ बोल पा रहा था एक्स इंटीजर होगा। अभी यहाँ तो जरूरी नहीं है, यहाँ तो हो सकता है एक्स कुछ फ्रैक्शन में आता हो, कैंसिल वैंसिल होके वो इंटीजर बन जाएगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए और वो आपसे पूछ ले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमेशा क्या करो, बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में कहानी को लेके जाओ। एक्स मत रखो, बिकॉज एक्स के ऊपर तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना, एक्स कुछ भी हो जाता है। बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में कहानी को ले जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे क्या करना, बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में होना चाहिए। तो इसको मैं चेंज नहीं कराऊंगा, 3x को मैं क्या लिख दूंगा, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यही होता है ना एक्स का वैल्यू, एक्स इज बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2 बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2। देखो अभी देख पाओगे, है ना, ये कितना है 2। सो 2 बॉक्स एक्स कैसा आ रहा होगा, ये तो इंटीजर आ रहा होगा फॉर श्योर। अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होनी चाहिए। -2 तो पहले से इंटीजर है, इसका मतलब ये जो है 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये तुम्हारे पास इंटीजर आना चाहिए। अगर ये इंटीजर आएगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। अगर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर नहीं आया तो कोई आंसर ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शन होगा ना 0 से 1 के बीच का, मतलब p/q फॉर्म का होगा। सो p/q फॉर्म का होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। 3 टाइम्स p/q मेरा इंटीजर बन जाना चाहिए। 3 टाइम्स p/q इंटीजर कब बन जाएगा, जब q मेरा 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये होगा ना, 3p/q, ये तुम्हारा इंटीजर बनना चाहिए। इंटीजर बनना चाहिए मतलब नीचे वाला q गायब होना चाहिए। q p को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट का p है। तो q 3 से कैंसिल हो जा रहा होगा, मतलब q जो होगा वो 3 का फैक्टर होगा। एक ही ऑप्शन बचा, q is 3। तो मुझे ये मालूम चल गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखो क्या क्या होगा, Q3 होगा। तो p/q फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या क्या हो सकता है, या तो 0/3 आ रहा होगा, या 1/3 आ रहा होगा, या 2/3 आ रहा होगा। इसके अलावा और तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट पॉसिबल ही नहीं है विथ डिनोमिनेटर 3। आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से बॉक्स एक्स निकाल लो, यहाँ पे डालते जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0/3, तो ये 0 हो जाएगा, 0 - 2 इज -2। बॉक्स एक्स कितना आ जाएगा, -1। 1/3 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा बॉक्स एक्स। 2/3 पुट करूंगा, सो 2 - 2 0, तो बॉक्स एक्स 0 आ रहा है। अब देखो बॉक्स एक्स तो इंटीजर आता है ना, तो मुझे मालूम है ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉक्स एक्स माइनस हाफ कैसे आ जाएगा, आएगा ही नहीं। बस ये दो पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज से अपना आंसर निकाल लो। तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स होता है बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो कौन कौन सा आंसर हो गया, एक तो हो गया -1 प्लस 0, दैट इज -1, और दूसरा क्या हो गया, 0 + 2/3। ये आ गए आपके पास दो सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। तो अगर ये इक्वेशन एग्जाम में आती तो आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर बता सकते हो, -1 और 2/3 आदि टू वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब जब भी इस टाइप की इक्वेशन आएगी, सिंपल फंडा क्या है, बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कहानी लेके जाओ। बॉक्स एक्स को एक तरफ रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को एक तरफ लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड आपका इंटीजर होगा तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर इंटीजर होगा तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा
इस नंबर का फैक्टर ही आपका उस फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर होगा। 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है, 1 तो नीचे आ नहीं सकता फ्रैक्शनल पार्ट में, वरना फ्रैक्शन ही नहीं बनेगा। सो आई न्यू दी ओनली पॉसिबिलिटी वाज 3। कभी कभी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया अपन यहाँ पे तो 3 की जगह 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे? p/2 वाले, p/3 वाले और p/6 वाले, है ना? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो p/6 वाले, क्योंकि p/6 में क्या होगा, p/2 भी आ जाएगा। मान लो p की वैल्यू होगी 3, तो 3/6 कितना बन जाएगा, 1/2 तो बनेगा। तो 1/2 वाले भी वहीं से काउंट हो जाएंगे। देखो आया समझ में ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, एडवांस में बहुत साल पहले आया था, उसके बाद मेंस में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस और अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन के साथ में। लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। अगर आपको एक बार आप एक क्वेश्चन करते हो तो आपको याद रहता है कैसे करना है। लेकिन अगर आपने किया नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू, अगर ये एग्जाम में आया तो कैसे करना है। देखो इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, आपका जो फंक्शन में पहला वाला इनपुट है, इसको देखो 1/2023, और इसका इनपुट देखो 2022/2023। दोनों का सम कितना हो रहा है? दोनों का सम हो रहा है 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 1 - x है। ये सुन लो बस। इसी कहानी के ऊपर, ये इसी ऑब्जर्वेशन पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। आपको एफ एक्स पता है, आप f(1 - x) निकालो एक बार। f(1 - x) कैसे निकालूंगा? x की जगह 1 - x डाल दूंगा इस इक्वेशन। 1 - x + 2 कितना बनेगा मेरे पास? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -2x। अलग अलग स्प्लिट करा दिया मैंने। ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -x + 2। एक 2 कॉमन निकाल लो तो मेरे पास हो जाएगा, सॉरी -2x आ जाएगा। ठीक है। सो दो, एक 2 कॉमन निकाल लो आप पहले, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2 की पावर -2x अपॉन 2 इंटू 2 की पावर -2x + 2। ठीक है, मेरे पास फंक्शन में 2 की पावर 2x था, अब मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव। कौन आएगा उधर? एक काम करो, कहाँ पे, हाँ सॉरी 1 आएगा। यहाँ 1 आ जाए। 2 कॉमन निकालिए ना अपन ने। मैं 2 की पावर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऊपर नेगेटिव पावर नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 2x से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 2 + 2 की पावर 2x। है ना, मैं ऊपर नीचे 2 की पावर 2x से मल्टीप्लाई करा दिया। माई ऑब्जेक्टिव वॉज नेगेटिव पावर की जगह पॉजिटिव पावर आ जाए। ये आ गया मेरे पास f(1 - x)। अब गौर से देखो, ये f(x) है, ये प्लस f(1 - x) है। तो मैं इन दोनों को ऐड कराता हूँ, f(x) + f(1 - x)। f(x) क्या था अपना फंक्शन, 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x + 2। f(1 - x) अपन ने अभी कितना निकाला, 2/2 + 2 की पावर। ये है ना, यही वाले को मैंने कॉपी कर दिया। डिनोमिनेटर गौर से देखो, है ना, सेम ही दिख रहा है ना, तो अपने पास ऐड हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, 2 की पावर 2x + 2। ये ही मुझे डिराइव करना है। यहां तक आ गए तो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाता है हो क्या रहा है। f(x) + f(1 - x) कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो अब सोच के देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका और इसका सब 1 आ जाएगा। ये है 2/2023, इसके पीछे क्या हो रहा होगा, इसके पीछे वाली टर्म होगी 2021/2023। तो इसका और इसका सम भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये और ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे पहला और लास्ट, मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ, पहला और लास्ट का फंक्शन का वैल्यू का सम कितना आ जाएगा, 1। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम कितना आ जाएगा, 1। थर्ड और थर्ड लास्ट का सम कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसे करके दो दो के पेयर बनते जाएंगे। मेरे पास कितनी टर्म्स है देखो, 1 2 से लेके कहाँ तक लिखा है, 2022 तक लिखा है। तो 2022 टर्म्स है। अब दो दो के पेयर बनाते जाओगे ऐसे, तो 1011 पेयर बनेंगे मेरे पास। इसका मतलब ये 1 कितनी बार आ रहा होगा, 1011 टाइम्स आ रहा होगा। 1 को 1011 टाइम्स ऐड करोगे, 1 0 1 1।
तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बस ध्यान रखना, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखेगा तो पहले और आखिरी का जो सम हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप एफ ऑफ, जैसे यहाँ पे दोनों का सम 1 हो रहा था इसलिए मैंने एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाला। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले और लास्ट वाले के इनपुट का सम 2 आता है, तो फिर एक अगर एक्स होगा तो आप क्या पुट करोगे? 2 माइनस एक्स निकालने की कोशिश करोगे, बिकॉज 2 माइनस एक्स विल हेल्प यू आउट। ये ना सबको। यस सर। जी सर। अच्छा ये देखो, है तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, मैनी ऑफ द टाइम्स फाइंड ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फंक्शन है, उसका रेंज पूछ लेता है। ये जो तुम्हारी अप्रोच होती है, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ले लो तब भी काम करती है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लोगे वहां पे भी ये सेम अप्रोच लगा सकते हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। इन तीनों में से किसी भी टाइप का मेरे पास फंक्शन हो तो मैं उसकी रेंज निकाल सकता हूँ यूजिंग द सेम अप्रोच। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, कैसा भी क्यों ना हो। कंसेप्ट क्या रहता है? आप एफ एक्स की जगह वाई लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यही बनेगा। रीअरेंज करा दो, y माइनस 1 x स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 8y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू, एक ये 12 भी तो y से मल्टीप्लाई हुआ होगा, अपने पास कितना मिलेगा? प्लस 12y माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आ गई, रेंज निकालना है मतलब y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक इसमें x में क्वाड्रेटिक है, मैं यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलेगा मुझे। मान लो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा? 1/12। तो उल्टा सोचो, अगर मैं यहाँ पे y को 1/12 पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 0। इसका मतलब आप यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे आपका x जो होगा उसके सॉल्यूशंस आते होंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए मेरा? लार्जर देन और इक्वल टू 0। x कोई ना कोई रियल वैल्यू तो लेगा ही लेगा यहाँ पे। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? लार्जर देन 0। आप डिस्क्रिमिनेंट में इक्वेशन बनाओ, क्या बन जाएगी? बी स्क्वायर दैट इज 8y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 इज लार्जर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन एन अजम्पशन कि y माइनस 1 जो है वो भैया 0 नहीं है, बिकॉज y माइनस 1 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, है ना। तो मैं एक चीज पे काम कर रहा हूँ कि y माइनस 1 जो है मेरा वो 0 नहीं है। ये आ गया क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 कॉमन निकाल लो पहले अंदर से, तो 4 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, तो मेरे पास बनेगा इधर 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4y प्लस 1 के होल स्क्वायर को तो ओपन ही कराना पड़ेगा, 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4y प्लस 1, और यहाँ से माइनस कितना बनेगा ये? 4 तो कैंसिल हो गया, सो 12y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y, सो माइनस 13y प्लस 1 इज लार्जर देन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन आएगा 4y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 1 माइनस 1 इज लार्जर देन इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल लो, 4y प्लस 21 इज लार्जर देन इक्वल टू 0। वीवी का मेथड लगाएंगे, है ना। y कैसा हो गया? 0 और माइनस 21/4, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। हमें क्या चाहिए? लार्जर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी? पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 21/4 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये होगा, और हमने क्या एज्यूम किया था? y 1 नहीं होना चाहिए, है ना। अब y 1 को भी देख लेते हैं एक बार, y 1 होगा तो क्या हो रहा होगा इस कहानी में?
y1 हो रहा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो गया। y1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10x, प्लस y1 होगा तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो y1 होगा तो x कितना आ जाएगा, 11/10, है ना। x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब y1 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लो कुछ नॉट डिफाइंड जैसा कुछ आ जाता कुछ, है ना, 5 = 4 ऐसा कुछ आ जाता, x² + 4 = 0 ऐसा कुछ आ जाता, तो अपन बोलते कि वो फिर y अलाउ नहीं होगा। अभी तो अपने पास एक रियल वैल्यू आ रही है x की, इसका मतलब x अगर 11/10 होगा तो उस केस में y मेरा 1 भी आ रहा होगा, तो y1 भी अपन अलाउ करेंगे, तो यहाँ से y1 नहीं निकलेगा। वैसे भी ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं जहाँ पे y1 को इंक्लूड ना किया हो, तो अगर नहीं चेक करोगे तो भी बच जाओगे। बट मैथमेटिकली मुझे चेक करना चाहिए y1 के लिए, तो ये आंसर आप निकाल रहे हो जब y1 नहीं है, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखो आया ना। सर हाँ, इसमें आपने वो स्टार्ट मतलब डोमेन कब फैक्टर इन किया कि 2 से 6 को नहीं बिलोंग करता है x? 2 से 6 को नहीं बिलोंग करता है। अच्छा, क्योंकि ये रेंज में के थोड़े से वैल्यूज बिलोंग मतलब हाँ देख, वो जो डोमेन उसने दिया है कर्ली ब्रैकेट 2, 6 दिया, मतलब 2 और 6 अलाउड नहीं होंगे, है ना। टू और हाँ 6 अलाउड क्यों क्यों नहीं होंगे, बिकॉज मेरा जो फंक्शन है वो देख कैसा है, p/q फॉर्म का है। नीचे क्या है, x² - 8x + 12, x² - 8x + 12 कभी 0 नहीं आना चाहिए, वरना फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हाँ नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक है उसी के रूट्स 2 और 6 है, अच्छा अच्छा ओके हाँ मतलब थैंक यू कुछ ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम्म है ना। तो जब भी तुम्हारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रेंज निकालना हो, सिंपल सा फंडा है, y लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन इक्वल टू 0, y को सॉल्व करो, वहां से y का इंटरवल निकल के आ जाएगा। y का इंटरवल मतलब तुम्हारे पास रेंज निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी सर। कई बार ना देखो ना, इन सब पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्या बोलते हैं, बॉक्स फंक्शंस पे। चल इक्वेशन के टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट है अपने पास 1 2 3 5 8 9, है ना? कितने 6 नंबर है अपने पास, मुझे फंक्शंस बनाने हैं। अब फंक्शन बनाने तो डेफिनेशन ध्यान रखना, आपके पास जो इनपुट है हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, और हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। रिलेशन नहीं है, आप एक ही से मैप करा पाओगे, एक से ज्यादा से मैप नहीं करा पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, आप कितने फंक्शन बना सकते हो, मतलब वही मैपिंग जैसा केस है, कितनी मैपिंग्स बना सकते हो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सच दैट Fm × n = Fm × Fn। अब इसका मतलब समझो क्या है, अगर मेरा इनपुट m × n, जैसे मान लो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मेरा इनपुट है, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो Fm × Fn के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब पहले मैं इसका फंक्शन को एक बार समझने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 5 8 9, 1 2 3 5 8 9, ये ऐसे ही मैप होगा, ठीक। अब मान लो मुझे 1 को मैप कराना है, ठीक है, तो 1 मेरा किससे मैप हो रहा होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन सच दैट ये हर किसी के लिए ट्रू होल्ड करनी चाहिए। Fm × n = Fm × Fn। 1 तो मेरा दो पार्ट में ब्रेक ही नहीं हो रहा होगा, है ना। 1 तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 में ही हो सकता है। सो F1 × 1 कितना हो रहा होगा, F1 × Fn। ये क्या बन जाएगा, F1 = F²1। F1 = F²1 मतलब x = x²। दो सॉल्यूशन आएंगे, है ना, F1 कैंसिल मत करना, एक तो आएगा F1 = 0, एक आएगा F1 = 1। F1 की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, मतलब ही नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि F1 तो 1 से मैप हो रहा होगा। कभी भी फंक्शन के क्वेश्चन को ना बिना ट्राई किए छोड़ना मत, बिकॉज कई बार लगता है देखने में यार पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब तुम सॉल्यूशन दोगे तो मिलेगा क्या, ये तो बच्चों वाली बात है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, देखने में लगता है मैं क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया उसने मुझसे, ये सब तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया होगा। बना के देखो, F1 1 से ही मैप हो रहा है, 2 बना के देखते हैं, है ना।
टू को तुम कैसे लिख पाओगे? टू को तुम लिख सकते हो एफ एम इंटू एफ एन को, टू को तुम सिर्फ एफ टू इंटू वन लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ वन इंटू एफ टू। एफ वन तो वन है, मुझे क्या मिल गया? एफ टू इज इक्वल टू एफ टू। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टू को तो तुम किससे ही मैप कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला टू को, है ना। टू को वन से मैप करो, टू को टू से करो, टू को थ्री से करो, टू को फाइव से करो, टू को जिससे भी मैप कर दो, कोई टेंशन नहीं, है ना, कुछ पंगा नहीं होगा। थ्री में भी फिर सेम रहेगा, बिकॉज थ्री को लिखने का भी एक ही तरीका है, थ्री इंटू वन। और एफ वन तो मैंने वन निकाला हुआ है, तो थ्री भी किससे भी मैप हो जाएगा, फाइव भी किससे भी मैप हो जाएगा। नाइन देख लेते हैं एक बार, फिर एट देखते हैं। नाइन की कहानी देखता हूँ। नाइन को मैं कैसे लिखूंगा? थ्री इंटू थ्री। ये क्या हो जाएगा? एफ थ्री का होल स्क्वायर। अच्छा, तो एफ नाइन जो है वो एफ थ्री का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। एफ नाइन को मैं वन इंटू नाइन भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर तो वो एफ नाइन के बराबर ही आएगा। तो देखो, नाइन वाले केस में मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन मिल गई, क्या? एफ नाइन एफ थ्री के बराबर आएगा। और एफ थ्री की कंडीशन क्या थी? एफ थ्री तो बोला था मैं किसी से भी मैप हो जाऊंगा। अगर एफ थ्री मान लो फाइव से मैप हो गया, तो एफ नाइन किससे मैप होगा? 25 से। वो तो मेरे पास है ही नहीं, फंस गया ना एफ थ्री। एफ थ्री के पास तो कंस्ट्रेन आ गया एफ नाइन की वजह से, कि उसको उसी नंबर से मैप होना पड़ेगा जिसका स्क्वायर भी यहाँ पे अवेलेबल हो। सो एफ थ्री की पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ। एफ थ्री तुम्हारा वन से मैप हो सकता है, बिल्कुल, तो उस केस में फिर एफ नाइन भी वन से मैप हो जाएगा। एफ थ्री तुम्हारा टू से मैप नहीं हो सकता, एफ थ्री तुम्हारा थ्री से मैप हो सकता है, तो उस केस में तुम्हारा एफ नाइन नाइन से मैप हो जाएगा, है ना। तो एफ थ्री के पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एफ टू के पास हनाहन पॉसिबिलिटीज है, फाइव के पास भी हनाहन है, एट की कहानी चेक करना रह गया बस, और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व। एफ एट को मैं क्या लिखूंगा? एट को अपन लिखते हैं वन इंटू एट, तो इससे कुछ होगा नहीं। और क्या लिख पाओगे? टू इंटू फोर, लेकिन फोर मेरे पास है ही नहीं, दो फंक्शन में लिखना है, तो एफ एट तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो एफ एट इज इक्वल टू एफ एट ही रहेगा, है ना। ब्रेक ही नहीं कर पाओगे आप एट को, बिकॉज तीन पार्ट में मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता, दो पार्ट में कर सकता हूँ। और दो पार्ट में करने के लिए क्या होगा? या तो वन इंटू एट होगा, या फिर टू इंटू फोर होगा। लेकिन मैं एफ फोर यूज नहीं कर सकता, बिकॉज एफ फोर के लिए फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है। आगे कहानी समझ में। अब अपन फंक्शन बना देते हैं। वन के पास मैपिंग के लिए कितने ऑप्शन हैं? मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ, देखो। वन के पास मैप होने के लिए एक ऑप्शन, ठीक है। टू के पास मैप होने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह ऑप्शन है। टू इन छह में से किससे भी मैप हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइव के पास भी छह ऑप्शन है, एट के पास भी छह ऑप्शन है, थ्री के पास दो ऑप्शन है ना, वन और थ्री। और नाइन के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज थ्री जिससे मैप हो रहा होगा, अगर थ्री वन से मैप हो गया तो नाइन को वन से ही मैप होना पड़ेगा। और अगर थ्री थ्री से मैप हो जाएगा तो नाइन को नाइन से मैप होना पड़ेगा। सो नाइन डज नॉट हैव अ चॉइस। देखो आया समझ में। तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी काम कर रही है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। ऐसे बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन वाले चैप्टर में कैसा है ना, कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ज्यादा रखना है, बिकॉज जो मैंने बच्चों में देखा है ना, कि बच्चे डरते हैं फंक्शन के क्वेश्चन से। सब कुछ भी आता है, अरे कुछ भी नहीं आता, सिंपल लॉजिक वाला आता है। शांति से देखो, तुम्हें समझ में आएगा क्या करना है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर, F3 में F9 तो किसी से भी मैप हो सकता है ना, क्योंकि F3 अगर अलग से F9 को देखा तो। लेकिन एफ नाइन तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि एफ थ्री के स्क्वायर के बराबर तो आना ही चाहिए, वरना एक कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं करेगा। अच्छा। वो तो ये कह रहा है ना, फॉर एवरी, यहाँ देख क्या लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, सम नहीं लिखा हुआ। मतलब मैं एम और एन कुछ भी ले लूँ यहाँ पे, इनमें से ये कंडीशन मेरी ट्रू होल्ड करेगी, वायलेट नहीं होगी। तो एफ नाइन पे कोई कंडीशन नहीं, तो एफ नाइन को फाइव से कर देगी, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं करेगी। तो ये समझा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। फंक्शनल इक्वेशन का डिस्कस करते हैं। मतलब मेरे पास एक फंक्शन है, आर से जीरो को इन्फिनिटी में डिफाइंड हुआ है, डिफरेंशिएबल है सब कुछ। एफ एक्स प्लस वाई का फाइव टाइम्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना। एफ थ्री दिया हुआ है 320, और मुझे एफ एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो,
देखो सिग्मा एफ एन निकालना है तुम्हें, मतलब एफ एन आएगा तो ही तो मैं समेशन कर पाऊंगा उसका। बिना एफ एन निकाले तो मैं समेशन नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे एफ एन कहीं ना कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा। एफ थ्री दिया हुआ है 320। देखो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू दी है तो लॉजिकली मुझे समझ में आ रहा है कि ये कोई कांस्टेंट को निकालने के काम आ रहा होगा। जैसे इंटीग्रेशन में कई बार सी आ जाता है तो सी को निकालने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा था। वैसे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट को निकालने के लिए कहानी है। एफ थ्री इज इक्वल टू 320, इसको बाद में देखेंगे। जो है मेरी वो फंक्शनल इक्वेशन है जिसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मेट सेम रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो मेरे को समझ में आया सिग्मा एफ एन निकालना है तो मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ थ्री दिया हुआ है तो किसी कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट के काम में आ रहा होगा। तो जो भी कहानी है वो जो ऊपर फंक्शनल इक्वेशन है उसमें दे रखी है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा अपन को। अब देखो दिया हुआ क्या है उसने। फंक्शनल इक्वेशन जब भी मेरे को दिखता है ना, मेरे को दो चीजें स्ट्राइक करती है हमेशा। सबसे पहला तो अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फंडा था, डेरिवेटिव वाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना। वो लगा सकते हैं अपन। उसको लगाने से आपके पास एफ एक्स निकल सकता है। ठीक है। मैं नॉर्मली उसी में बिलीव करता हूँ कि वो आप लगाओगे तो 99.99% केसेस में आंसर निकल जाता है, चाहे कुछ भी गना पूछा हो उसमें, है ना। वो मेरी तो वो ब्रह्मास्त्र वाला काम करता है। तो सबसे पहले मैं हमेशा वही ट्राई करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले वही ट्राई करूंगा। जिन लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंशियबिलिटी में या फंक्शनल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन हम आज तक वैसे ही सॉल्व करते हुए हैं। अगर देखें तो अपन एफ डैश एक्स होता क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही था ना फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला। अब मैं कोशिश करता हूँ हमेशा जब भी फंक्शनल इक्वेशन दिखा ये बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब ये राइट हैंड साइड बनाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, 5 f of x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मेरा किससे मैच कर रहा होगा, एक्स प्लस एच से। तो मैं -5x कर देता हूँ इस साइड पे, इस साइड भी -5x कर देता हूँ। 5 कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स। वाई से डिवाइड करा दो तो इधर भी वाई से डिवाइड हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई माइनस 5 अपॉन वाई। ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड लिमिट लगा दो, लिमिट वाई टेंडिंग्स टू जीरो। लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो करोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। देखो ध्यान से देखो, है ना, हर जगह काम कर जाएगा। फंक्शनल इक्वेशन आए ही बस ये लगा दो, लिमिट वाई टेंडिंग्स टू जीरो, ये बन गया इधर। इधर क्या बन जाएगा, एफ एक्स और लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, ये बन रहा होगा। वाई को, सॉरी वाई टेंडिंग्स टू जीरो, वाई को जीरो पुट करो, नीचे जीरो हो गया, ऊपर कितना हो गया, एफ जीरो माइनस 5, है ना। अगर एफ जीरो माइनस 5 की वैल्यू 7 आ गई तो कम आ रहा हूँ ना, तो 7 अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड मतलब ये नॉट डिफाइंड, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड मतलब क्वेश्चन तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो बन रहा होगा तभी तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म आएगा और ये लिमिट निकलेगी। ये लिमिट तो निकलनी चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। इसका मतलब मुझे मालूम है जब आप वाई को जीरो पुट करोगे यहाँ पे और एफ जीरो माइनस 5 अपॉन जीरो बनेगा, तुम्हारा एफ जीरो 5 ही आने वाला है, तुम कुछ भी कर लो। ये तो मैंने लॉजिकली निकाल दिया। मैथमेटिकली निकालना होगा, यहाँ पे डाल दो एक्स को जीरो वाई को जीरो, वहां से एफ जीरो की वैल्यू 5 आ जाएगी। बट क्यों मेहनत करनी, जब मेरे को मालूम है लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो 5 तो आएगा ही आएगा। जीरो बाय जीरो हो गया, एल हॉपिटल लगा दो लिमिट में। एल हॉपिटल क्या बोलता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश वाई, वाई जीरो की तरफ जा रहा होगा तो एफ डैश जीरो। ये मेरे पास इक्वेशन है। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 5 f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो। इस एफ डैश जीरो को देखते हैं भी थोड़ी देर में क्या हो रहा होगा। ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, 5 ln f(x) इज इक्वल टू एफ डैश जीरो तो कांस्टेंट है इंटू एक्स प्लस सी। अब हमारे पास क्या है, एफ थ्री पे 320 हो रहा होगा और एफ जीरो पे 5 भी हो रहा होगा। एफ जीरो पुट करो, ये जीरो पुट कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, राइट।
ये 0 पुट कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ln 5। सी की वैल्यू आ गई 5 ln 5। तो ये 5 ln 5 यही बनेगा ना? एक मिनट में सही लिखा है ना? 5 ln fx माइनस 5 ln 5। हाँ ये बनेगा, ठीक। 5 को इधर ले जाओ और ln को एक्सपोनेंट में कर दो, तो मेरे पास fx बाय 5 कितना हो जाएगा? e रेस टू दी पावर कितना बन गया? f डैश 0 बाय 5x। 0 बाय 5x। तो मेरे पास fx कितना आ गया? 5 e रेस टू पावर। ये f डैश 0 को मैं a बोल देता हूँ, कुछ है ना, बार बार लिखना पड़ता है मुझे। ax तो ये f डैश 0 बाय 5। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। ये देखो f3 इज इक्वल टू 320 दिया हुआ था ना उसने, क्यों दिया हुआ? ये a निकालने के लिए तो दिया है। x को पुट करो 3, f3 कितना आएगा? 5 इंटू ई रेस टू पावर 3 है। ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? 320। सो ई रेस टू पावर 3 है, कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल हो गया, 5 6 30 64। ये हो गया ई रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। यहाँ से बस a की वैल्यू मालूम चल है ना, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब उसने पूछा क्या है? फंक्शन की वैल्यू करनी है सिग्मा 0 से 5 में। कर दो इसका 0 से 5। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 पुट करूंगा तो 5, 1 पुट करूंगा तो 5 इंटू ई की पावर ए, 2 पुट करूंगा तो 5 इंटू ई की पावर 2 है। कहाँ तक पुट करना है? 5 तक, 5 इंटू ई की पावर 5 है। 0 से लेके 5 तक का ये सब निकालना था ना। हाँ, ये 6 टर्म्स आएंगी, 5 कॉमन निकाल लो। जीपी बना हुआ है पूरा का पूरा, ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यही आएगा। बस अपना आंसर डाल, वैल्यू डाल दो अब। ई रेस्ट पर 3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 64 होती है। तो 6 से क्या हो जाएगा? 64 का होल स्क्वायर माइनस 1। ई रेस्ट पर ए कितना हो जाएगा? इसका क्यूब रूट 4 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो आया समझ में? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फंडा क्या लगाया? जब भी फंक्शन इक्वेशन दिखेगा आप क्या करोगे? हमेशा एफ डैश एक्स बनाओ। ट्रस्ट मी, हमेशा आंसर आ जाता है। एफ डैश एक्स बनाओ। एफ डैश एक्स के लिए क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वो एक्सप्रेशन बनाओ तुम्हारी फंक्शन इक्वेशन में और लिमिट लगा दो। एक तरफ एफ डैश एक्स आ जाएगा, एक तरफ तुम्हारे पास एफ एक्स की कहानी आ जाएगी। इंटीग्रेट कर दो उसको, वहां से तुम एफ एक्स निकाल पाओगे। एफ एक्स आ जाएगा तो उसके बाद जो भी तुम्हें कंडीशन दे रखे उन कंडीशन में तुम्हारे पास जो भी कांस्टेंट आ रहे होंगे वहां पे इंटीग्रेशन के, वो कांस्टेंट तुम्हारे पास निकल जाएंगे। एक बार एफ एक्स आ जाएगा तो सिग्मा पूछा हो, डेरिवेटिव पूछा हो, जो कुछ पूछा है ना, वो तुम वहां से निकाल पाओगे। देखो ना, मेरे पास अब एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स आ गया तो तुम एरिया पूछ लो, कुछ और पूछ लो, मैं सब आंसर्स निकाल सकता हूँ। दिस इज हाउ वी सॉल्व फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन, अगर फंक्शनल इक्वेशन एग्जाम में आ रहा होता है। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? देखो ये जो मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन किया। सर वो लास्ट लाइन क्या है? 5 ln f ऑफ x बाय 5, नहीं पीछे के पीछे। 5 ln एफ एक्स बाई 5 इज इक्वल टू एफ डे 0 एक्स। देख मैंने यहाँ पे सी निकाला था, है ना? सी कैसे निकाला था? मैंने कहा था एफ जीरो कितना आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा। तो पूरी इक्वेशन में मैंने एक्स को 0 पुट कर दिया, ये तो गायब हो जाएगा, सी अच्छा बचेगा। हाँ, समझ। ये हो जाएगा 5 ln 5। तो सी की जगह मैंने 5 ln 5 लिखा, इधर लेके आया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो सी की वैल्यू निकाल के मैंने सिंप्लीफाइड करके लिखा है। क्लियर ये है सर। मैंने फंक्शनल इक्वेशन वाला। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर वो नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग वापस कर सकते हैं, मतलब उसका दूसरा टाइप का सवाल, क्योंकि वो बहुत बार आता है और कभी होता नहीं है। कौन से नंबर ऑफ वेज?
मतलब दो फंक्शंस दिए होते हैं, फिर पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज है कि तुम इसको बाइजेक्टिव मैपिंग, नहीं कुछ तो मैपिंग कर सकते हो। अच्छा, बना ले, रुक जा। 1 to 1 फंक्शन जैसा चाहिए ना। नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए ना, देखो। हाँ वो पूछते हैं ना कि उसमें पीएनसी रखता है शायद। हाँ हाँ, हाँ वही नहीं आता। वो तो फिर पीएनसी का प्रॉब्लम है ना, फंक्शन का क्या दिक्कत है? मतलब हमारा, सर पीएनसी लेने वाले हो ना? हाँ, मतलब पर हमारा मतलब बहुत ऊपर ऊपर का रिवीजन होगा या प्रॉपर क्लास होगा? ना फंक्शन किसी वो पीएनसी किसी को नहीं आता। तो अच्छे से लोगे ना ये वाला? डिपेंड करता है तुम्हें कितना खराब आता है। नहीं, मुझे तो बहुत ही खराब आता है। चलो आ जाओ, देखेंगे जब पीएनसी करेंगे। माना अपने पास रीइंफोर्समेंट सेशंस भी है ना, वहाँ पे मैं वही सारे टॉपिक लूंगा जो डिफिकल्ट होते सर हैं। 11th के चैप्टर लास्ट में करा देना ना, पहले 12th के अच्छे से कर लेते मैं हैं। तेरे को प्लानर भेजा हुआ है ना भाई, हाँ उस सर। प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे। बस रीइंफोर्समेंट सेशंस जो मैंने रखे हैं, राइट, वो रीइंफोर्समेंट सेशंस में मोस्टली वो वाले टॉपिक होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते है ना, जैसे पीएनसी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, जहाँ पे दिक्कत होती है, वो तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये 3 महीने हैं। ठीक है सर। तो अभी अपना फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन है, ये मेरा 1 महीने में खत्म हो जाएगा, या 40 डेज में मान लो, उसके अंदर अंदर खत्म कर देंगे। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो। मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है। वो कह रहे हैं कितने 1 to 1 फंक्शन बना सकते हैं। 1 to 1 होते क्या है ना, 1 to 1 देखो नाम से रखो, 1 to 1 मतलब एक एक्स का एक वाई, दूसरे एक्स का दूसरा वाई, तीसरे एक्स का फिर कोई और वाई, मतलब किसी भी 2 एक्स के लिए सेम वाई नहीं आ रहे, वही 1 to 1 कहलाएंगे, है ना? और ये फंक्शन देखो मैंने डिफाइन किस पे कर दिया है, डोमेन तो एस है, मतलब इसी का एलिमेंट मेरा इनपुट जाएगा। आउटपुट मेरा एस नहीं है, आउटपुट मेरा क्या है, पीएस है। ये पीएस की कहानी क्या है, देखो। पीएस डिनोट्स द पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट का मतलब क्या होता है, एस के सारे सबसेट्स को मिला के जो सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पावर सेट। तो पावर सेट में आप क्या करते हो, पावर सेट एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके सबसेट्स। सबसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, है ना, सिंगलटन सेट आ जाएंगे, ये सब सबसेट्स होंगे ना। तो सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो, सिंगलटन सेट्स भी होंगे आपके सबसेट। फिर दो दो एलिमेंट वाले सबसेट्स होंगे आपके पास, फिर तीन तीन एलिमेंट वाले होंगे, और ऐसे लास्ट में जाके 6 के 6 एलिमेंट वाला। ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी ना सबसेट्स की। वो सारे के सारे सबसेट्स को अगर आप मिला दो तो आपके पास क्या बन जाता है, पावर सेट। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, जितने आपके पास सबसेट बन सकते हैं। आपके पास सबसेट कितने बनते हैं, 2 raised to power n, वेर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास 2 raised to power 6, मतलब कितना, 64 एलिमेंट्स होंगे। पहले तो मुझे ये तो समझ में आया पीएस है क्या, तो पीएस में 64 एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एंड सो ऑन। तो पीएस में आपके पास 64 सेट्स होंगे। तो जब मैं इनपुट डालूंगा, मेरा इनपुट जो होगा वो एक सेट से मैप हो रहा होगा। आ रहा है समझ में इस फंक्शन में क्या हो रहा होगा? ठीक। अब वो बोल क्या रहे हैं कि आपको मैपिंग किस तरह से करना है, आप देखो कि जब मैं एफ एन, मतलब मैं किसी एन की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से कुछ इनपुट डालूंगा, तो एफ एन जो होगा वो एफ एम का सबसेट होगा। ठीक है, एफ एन जो होगा वो एफ एम का सबसेट होना चाहिए। एफ एम का सबसेट मतलब क्या हो गया, जैसे अब इस एक ना कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अभी मान लो मैंने इनपुट ले लिया 1, ठीक है। अभी 1 मेरा मैप कर गया मान लो इस वाले से, यहाँ देखो, ये मेरे इनपुट है 1 2 3 4 5 6। इधर मेरे पास क्या होगा,
कर्ली ब्रैकेट 1, ये मेरे पास इधर इनपुट होंगे, सिंगलटन सेट एंड सो ऑन, ऐसे लास्ट में 6 एलिमेंट वाला सेट होगा। अब सोच के देखो, अगर मेरा 1 मैप करना है मुझे, है ना, 1 मेरा इससे मैप हो गया, ठीक है। अब आप 2 मैप करोगे, एन एम इज लार्जर देन एन, तो 2 क्या है, 2 मेरा 1 से बड़ा है, तो 2 का जो आउटपुट आएगा वो 1 के आउटपुट, 1 का आउटपुट 2 के आउटपुट का सबसेट होना चाहिए। तो मेरा 2 किससे मैप होगा, 2 तो किसी से मैप ही नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज 2 कुछ ऐसे एलिमेंट से मैप होना चाहिए जिसका सबसेट 1 का आउटपुट हो। यही बोलना चाह रहा है ना वो, कि अगर आपका इनपुट बड़ा है तो जो आपका आंसर आएगा वो भी बड़ा आएगा, मतलब जो आपका आंसर होगा वो पहले वाले आंसर को सबसेट बनाएगा। तो अगर 1 बेचारा इससे मैप हो गया तो 2 के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा, 2 किससे मैप होगा, नहीं होगा ना। ठीक। यहाँ पे उसने सबसेट बोला है, इक्वल टू भी नहीं बोला है, वरना मैं 2 को भी इससे मैप करा देता। इसका मतलब 1 तो कभी इससे मैप हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आई, 1 अगर सिंगलटन वाले से मैप होगा तो 2 मेरा मैप होगा 1 वाले से या 2 वाले से या 3 वाले से या 4 वाले से या 5 वाले से या 6 वाले से। 2 अगर 6 वाले से मैप हो जाएगा तो 3 मैप नहीं हो पा रहा होगा, है ना। इसका मतलब अगर 1 सिंगलटन वाले से मैप होगा तो 2 में, सॉरी 1 अगर नल सेट से मैप होगा तो 2 मेरा सिंगलटन वाले से मैप होगा, सो 3 मेरा 2 एलिमेंट वाले से मैप होगा, 4 मेरा 3 एलिमेंट वाले से मैप होगा, 5 मेरा 4 एलिमेंट वाले से मैप होगा, और 6 मेरा 5 एलिमेंट वाले से मैप होगा। मेरे पास 6 एलिमेंट वाला भी होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा है सर हर चीज में। बोलो। सर अगर वन नल ये नल से मैप हुआ तो 2 तो 1 एलिमेंट वाले से भी हो सकता है और 2 एलिमेंट से भी हो सकते हैं। हाँ, वो मेरे को अभी समझ में आया ना पंकज, जब आगे गए तो अपने पास एक बच जाता है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए सिंगल, इसको नल सेट को ए बोल रहा हूँ, फिर सिंगलटन सेट को बी बोल रहा हूँ, है ना। सो ए बी सी डी ई और एफ, ये हैं 3 और 3 6, 7 है ना मेरे पास, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में अरेंज होंगे कहीं। अगर 1 यहाँ आ गया तो 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसा हो जाएगा, या फिर 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, या फिर 1 यहाँ पे, एक गैप आएगा बस कहीं ना कहीं। ये आया समझ में, वो गैप तुम्हारा कहीं पे भी आ सकता है, वो गैप तुम्हारा यहाँ पे भी आ सकता है स्टार्टिंग में, गैप, फिर 1 2 3 4 5। और गैप क्यों आएगा पर? लेकिन मेरे पास 6 टाइप की चीजें हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 टाइप की चीजें। अच्छा अच्छा ओके। तो एक तो मेरा बीच में कोई ना कोई मिस हो ही जाएगा ना, वो तुम्हारा ये भी मिस हो सकता है, वो तुम्हारा ये भी मिस हो सकता है। आया समझ में? हाँ ठीक है। बस देखो, क्वेश्चन को डी कोड करना होता है अपन को पूरा, एक बार डी कोड हो गया तो उसके बाद तो तुम्हें सिर्फ काउंटिंग करनी, तो ना तो यहाँ पे पीएनसी का रोल है, या ना तुम्हारा ये फंक्शन का रोल है। तुम्हें लॉजिकली समझना पड़ता है हो क्या रहा है वहां पे। अब देखो, आप समझ में आया क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ सर। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ केसेस काउंट करना है, इसको मैं हटा देता हूँ इसे। अपन काउंट कैसे करेंगे ना, पीएनसी नहीं होता। देखो पीएनसी तुमने जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा ना, तुमने बहुत ज्यादा फॉर्मूला ड्रिवन पीएनसी पढ़ लिया होगा, बहुत सारे हर चीज का केस, ये वाला केस, वो वाला केस, एंड दैट इज वेयर जेई मेंस के क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाते। मेंस के क्वेश्चन में फॉर्मूले लगते ही नहीं है, पीएनसी के क्वेश्चंस में काउंटिंग होता है। काउंटिंग मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे काउंट करेंगे अब अपन। आपके पास पहले कौन कौन से एलिमेंट्स है वो बना के देखिए। आपके पास नल सेट का 1 है, सिंगलटन सेट के 6 आएंगे, दो दो एलिमेंट वाले कितने आएंगे, 62, 3 3 वाले कितने होंगे सेट्स, 63, 4 वाले कितने होंगे, 64, 5 वाले कितने होंगे, 65, और 6 एलिमेंट वाला सेट कितना होता होगा, 66। मैंने क्या काउंट किए हैं, ये वाले कितने सेट्स हैं, ये सिंगलटन वाले कितने हैं, डबल वाले कितने हैं, सो ऑन, वो इतने ही होंगे ना। सो 1 6
ठीक है, इसको रहने दो, जो भी, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे मैपिंग कराना है। मैपिंग कराना तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला छूट गया, एक एक को छोड़ता जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ए यहाँ मैप हो जाएगा, बी यहाँ मैप हो जाएगा, सी यहाँ मैप हो जाएगा, डी यहाँ मैप हो जाएगा, ई यहाँ पे और एफ यहाँ पे। ये जो मेरे 6 एलिमेंट्स हैं, कैसे मैप हो जाएंगे, 1 यहाँ पे, 2 इससे, 3 इससे, 4 इससे, 5 इससे, 6 इससे। तो केस 1 का मेरा आंसर मैं लिखते जा रहा हूँ। 1 के पास मैप होने के कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन। 2 के पास मैप होने के कितने ऑप्शन है, 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65 66। ये बन जाएगा पहले वाले केस का आंसर। जब मेरा 1 यहाँ मैप हो गया, मतलब ये वाला खाली रह गया। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ सर। अब क्या होगा दूसरा वाला केस, जब ये वाला खाली रह जाए, तो इससे तो 1 मैप हो जाएगा। 1 के पास तो एक ही ऑप्शन है ना मैप होने के लिए, नल सेट से। 2 के पास कितने ऑप्शन होंगे, अब ये वाले ऑप्शन होंगे, ये 2 का होगा, ये 3 का होगा, ये 4 का होगा, ये 5 का होगा, ये 6 का होगा। तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, 1 इंटू 62 इंटू 63 से लेके 66 प्लस, अब क्या हो रहा होगा, ये वाला मैप नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये वाला खाली रह गया होगा, तो 1 61 63 62 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये आएगा प्रोडक्ट। ऐसे क्या होगा, जब ये वाला मैप नहीं हुआ, तो 63 के अलावा बाकी सबका प्रोडक्ट, ये वाला मैप नहीं हुआ, 64 के अलावा बाकी सबका प्रोडक्ट, ये वाला मैप नहीं हुआ, 66 में 65 के अलावा बाकी सबका प्रोडक्ट, और लास्ट वाला मैप नहीं हुआ। ठीक है, बस इन सारी वैल्यूज का सिग्मा निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर। सॉल्विंग करने में मुझे उतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम मुझे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में लगा, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चन में करना है। तो जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आप यहाँ पे सेट्स बना के देखो कौन कौन सी वैल्यूज, ये बोलना क्या चाह रहा है, क्या मेरा अगर एन एम से बड़ा होगा तो कौन सा सेट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी मैपिंग हो किस तरह से रही है, और उस मैपिंग को जब आप रेप्लिकेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। इस टाइप के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पीएनसी में, जहाँ पे अपन काउंटिंग से आंसर्स निकालेंगे। जो मैंने अभी किया, मैंने काउंटिंग ही किया, मैंने समझा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है, उन पॉसिबिलिटीज को लिस्ट डाउन करा। यस सर। अगर चाहिए तो मेरे पास पीएनसी का रिकॉर्डिंग है पिछले लेक्चर्स का, तो वो मैं लिंक भेज देता हूँ, इसको भी देखना है तो वो तुम देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है अपन? थैंक यू। ये जी हुआ सर, क्लियर है। ना किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे अपन उन क्वेश्चंस को टैकल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भी भेजे थे, है ना। इसके साथ में भी मैं सिमिलर टाइप के थोड़े 5-10 क्वेश्चन और भेज देता हूँ, ताकि वो सब तुम प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि वो चीज तुम्हारी क्लियर होती जाएगी, है ना। ठीक है सर। एक और चीज, इनकेस अगर तुम्हें लगता है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में, या तुम जिस मान तुम घर पे पढ़ रहे हो, कोई और चैप्टर कर रहे हो, उस चैप्टर में कुछ पंगा आता है किसी कंसेप्ट में, कि सर ये कंसेप्ट बहुत पंगा कर रहा है, तो मुझे मैसेज कर दो, ताकि अगली वाली क्लास में 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में मैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा। तो वैसे वैसे करके अपने जो तुम्हारे मेन मेन कंसेप्ट है वो भी रिवाइज होते जाएंगे। सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड मत रहो कि जो मैं कराऊंगा बस वही करना है ना? कुछ ठीक अगर है सर। फील करो तो मुझे मैसेज कर दो, आई वोंट माइंड टीचिंग इट 5 मिनट बिफोर द क्लास और 10 मिनट्स आफ्टर द क्लास। चलो फिर परसों मिलेंगे। सर यस सर।